नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अभ्यास प्रश्न सीरीज 17 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों की उत्तर सही व्याख्या करना। तो आइए हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न सीरीज 17। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल है? यानी कौन सा है जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल है, केंद्र शासित वो प्रदेश होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, बी ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पौंडचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो जहां पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन चालू हो रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में केंद्र शासित ये प्रदेश है और यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्य कर रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ अधिनियम 2005 से पहले भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र थे? यानी विशेष आर्थिक जोन थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे। इसके पहले 2005 के पहले, जब एक्ट के पहले एक्ट 2005 के पहले 13, 16, 19 या 21। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 19 हमारे पास इकोनॉमिक जो आर्थिक जोन थे, विशेष आर्थिक जोन थे। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक योजनाएं निम्नलिखित में से किस सूची में आती हैं? जो इकोनॉमिक प्लान्स होते हैं वो किस सूची में आते हैं? ठीक है, किस शेड्यूल में रखे जाते हैं? केंद्र सूची में कि राज्य सूची में कि समवर्ती सूची में कि इनमें से कोई नहीं? तो किस सूची में रखे जाते हैं? तो याद रखना, इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है ये समवर्ती सूची का विषय है। यानी राज्य भी इसमें बना सकता है और केंद्र भी प्लान बना सकता है। नाउ सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसको किसने डेवलप किया था? किसने उसकी योजना को प्लान किया था? योजनाकार कौन है, प्लानर कौन है? जवाहरलाल नेहरू, CD देशमुख, PC महालोनबिश या सुमिनल दत्त? किसने इसको डिजाइन किया? कौन इसके प्लानर रहे सेकेंड 5 ईयर प्लान को? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान को जो प्लान करने वाले थे वो PC महालोनबिश थे। ये महान गणितज्ञ अर्थशास्त्री रहे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी शुरू किया गया था? यानी किसकी सहायक, 1990 में जब सिडबी चालू किया गया था तो किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इसे शुरू किया गया था? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए ऑप्शन, या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बी ऑप्शन, या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, सी ऑप्शन, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन? किसके अंतर्गत इसे चालू किया गया? करेक्ट आंसर है बी, आंसर इज द करेक्ट आंसर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत इसे चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, सुनहरी क्रांति। आपको याद रखना, सारी क्रांतियों के विषय में जानकारी रखना बहुत अनिवार्य है, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवोल्यूशन निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? राष्ट्रीय सोलर मिशन से, या बी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से, या स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय मिशन से, या राष्ट्रीय बांस मिशन से? किससे संबंधित है सुनहरी क्रांति? तो इसका आंसर है बी, आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन से सुनहरी क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप में कल्पित खर्च से दुगना था? यानी जितना हमने योजना में दिखाया वास्तव में उसमें खर्च डबल टाइम्स निकला, डबल हमको खर्च निकला। तो बताइए कौन सा है? छठवीं पंचवर्षीय योजना कि सातवीं पंचवर्षीय योजना कि नौवीं पंचवर्षीय योजना कि 10वीं पंचवर्षीय योजना?
किसमें था जो प्राकल्पित था, यानी विकास खर्च प्रारूप में कल्पित, जो हमने सोचा था जितना खर्च उससे डबल निकला। तो बताइए वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तव में जितना हमने सोचा था उससे डबल खर्च आया। क्वेश्चन नंबर 8, लिंगानुपात की सही परिभाषा क्या है? सेक्स रेशियो की सही डिफिनीशन क्या है? पहला, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, या दूसरा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, देखो प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या पहला ऑप्शन है, दूसरा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ये है कि प्रति 1000 पुरुषों पर विवाहित महिलाओं की संख्या, ये ऑप्शन करेक्ट है कि प्रति 1000 महिलाओं पर विवाहित पुरुषों की संख्या, ये सही है। तो बताइए इसमें कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? तो इसका क्वेश्चन करेक्ट है बी ऑप्शन, प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं आ रही हैं इसके आधार पर लिंगानुपात की गणना की जाती है, यानी 1000 पुरुष के कंपेयर में महिलाएं कितनी है, यानी ये देखा जाता है 1000 पुरुष की संख्या, यानी 1000 जो पुरुष है मेल है इसको स्थिर रखा जाता है, इसको स्थिर रखते हुए फीमेल चेंज होता रहता, फीमेल वर्सेस फीमेल जो है हमारे पास फीमेल का नंबर चेंज होते रहते हैं, तो 1000 मेल्स पर फीमेल्स का नंबर कितना इस पर डिपेंड करता है, यह रेशियो आपको बताता है। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यथा मूल्य कर किस पर लगाया जाता है? यथा मूल्य कर किस पर लगाया जाता है? वस्तु के मूल्य पर, जोड़ी गई कीमत पर, विज्ञापन के खर्च पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रवेश कर निम्नलिखित में से किसमें लगता है? कहते क्या, एंट्री टैक्स एक प्रकार से वारिस द्वारा प्राप्त उपहार और बकाया पर, नई संपत्ति पर, किराए की संपत्ति पर, या जमीन खरीद पर, किस पर लगता है प्रवेश कर? तो प्रवेश कर याद रखना, वारिस द्वारा प्राप्त उपहार और बकाया पर जो टैक्स लगाया जाता है वो प्रवेश कर कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, कि भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दाल का, कि सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है दाल का, कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है दाल का, कि सभी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे ज्यादा उत्पादन भी यहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा भारत में कंजप्शन भी होता है दाल का, और सबसे ज्यादा हम लोग आयात भी करते हैं। यानी दाल एक ऐसी मद है जिसको हम सबसे ज्यादा बनाते हैं, सबसे ज्यादा खाते हैं और सबसे ज्यादा आयात करते हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, सब्जी तेल भारत की सबसे बड़ी गैर तेल आयात वस्तु रही है, यानी सब्जी तेल भारत की सबसे बड़ी गैर तेल आयात वस्तु रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। लाभकारी समर्थन मूल्यों के कारण भारत में खाद्य अनाज अधिक उगाया जाता है। लाभकारी समर्थन मूल्यों के कारण हम लोग जो उगाते हैं वो अधिकतर फूड ग्रेन्स ज्यादा उगाने का हमारे यहाँ कल्चर है। फूड ग्रेन्स, हम लोग फूड ग्रेन्स ज्यादा उगाते हैं। भारत में तेल बीज की खेती ज्यादातर बारिश वाले क्षेत्रों पर निर्भर करती है, यानी जो तेल जैसे हमारे पास सरसों है, राई है, तो ये तेल बीज की खेती अधिकतर बारिश वाले क्षेत्रों में किया जाता है। सब्जी के तेल का आयात लगभग लागत प्रभावी रहा है, आयात लागत प्रभावी रहा है, अर्थात लागत के कारण ऐसा है कि हमको आयात करना पड़ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें वास्तव में ए ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, अर्थात ए ऑप्शन और ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में अधिकतर समर्थन मूल्य के कारण भारत में खाद्य अनाजों का उत्पादन ज्यादा किया जाता है और ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? यानी जिस पे हम इन्वेस्टमेंट कर दें तो हमको ये ना लगे कि वास्तव में अब ये पैसा डूबने का कोई रिस्क हो, तो किस पर अगर हम पैसा लगाएं तो जिसमें रिस्क बिल्कुल कम रहे? होम लोन, सरकारी स्वीकृत सुरक्षाएं, सरकारी सुरक्षाएं, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका करेक्ट आंसर है सरकारी सुरक्षाएं। अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे लगाते हैं तो वो पैसा हमारा सबसे ज्यादा सेफ होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? जो आपका पेट्रोल डीजल है इसका निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार करती है कि पेट्रोलियम मंत्रालय करता है कि राज्य सरकारें करती हैं कि तेल कंपनियां करती है? कौन करता है भारत में? तो याद रखना, भारत में तेल कीमत का निर्धारण जो होता है वो तेल कंपनियों द्वारा किया जाता है। ना तो भारत सरकार करती है, ना तो पेट्रोलियम मंत्रालय करती है, ना तो राज्य सरकार करती है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी सरकार द्वारा किसी वस्तु के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित ड्यूटीज में से कौन सी ड्यूटी का उपयोग किया जाता है? यानी ज्यादा से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट ना हो, अपने देश में वस्तुओं को बेचें, तो कौन सी ड्यूटी का उपयोग किया जाता है ताकि कमोडिटी का इस्तेमाल स्थानीय बाजार से विदेशी देश की तुलना में किया जा सके? अर्थात हम उस वस्तु को विदेश में बेचने की अपेक्षा अपने देश में बेचें। हम एक्सपोर्टर को मना करते हैं, एक प्रकार से नियंत्रित करते हैं कि आप अपनी वस्तु को विदेशों में मत बेचो, हमारे देश में बेचो। तो इसके लिए हम कौन सी ड्यूटी लगाते हैं? पहला कस्टम ड्यूटी, कि दूसरा एक्साइज ड्यूटी, कि तीसरा डंपिंग ड्यूटी, कि चौथा एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो जब हमारा कोई मान लीजिए एक्सपोर्ट करता है, भारत में अच्छा प्राइस न प्राप्त होने का वो अपनी वस्तु एक्सपोर्ट करना चाहता है, हम चाहते कि वो एक्सपोर्ट ना करे, हम चाहते वो एक्सपोर्ट ना करे, तो हम कौन सा टैक्स लगा दे ताकि वो उत्पादक एक्सपोर्ट ना करे, परिणाम स्वरूप हमारे देश में ही उस उत्पाद को बेचे? तो उस पे हम क्या कौन सा टैक्स लगाएंगे? तो इसका है कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती है। कस्टम ड्यूटी जो होता है वो क्या होता है? निर्यात को कंट्रोल करता है, निर्यात को नियंत्रित करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, कार्यरत पुरुषों की जनसंख्या यानी वर्कशील जो मेल मेंबर्स हैं। जनगणना टाउन को परिभाषित करने के लिए भारत में उपयुक्त पैरामीटर में से कौन सा उपयोग किया जाता है? जब जनगणना टाउन को परिभाषित करते हैं तो कौन सा इसमें पैरामीटर यूज किया जाता है? जनसंख्या का हो कि जनसंख्या घनत्व को कि कार्यरत पुरुष जनसंख्या को, किसका पैरामीटर ज्यादा यूज किया जाता है? तो इसमें याद रखना ये तीनों पैरामीटर यूज किए जाते हैं जनसंख्या काउंट को परिभाषित करने के लिए, अर्थात डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक मंदी के कारण एक व्यक्ति ने अपना काम खो दिया। आर्थिक मंदी के कारण एक व्यक्ति ने अपना काम खो दिया। वो कम मजदूरी पर कुछ काम करने पे सहमत हुआ, ठीक है। कहीं पर उसको काम मिला, पहले वो 200 रुपए पर डे पे काम करता था, मंदी के कारण वो काम खत्म हो गया, अब कुछ कम मजदूरी पर 100 रुपए के रेट पर एक जगह उसको काम मिल रहा है। निम्नलिखित में इसे क्या कहा जाएगा? ये कौन सी बेरोजगारी है कि मुझे अभी तक 200 रुपए मिलता था, लॉकडाउन के चलते मान लो, लॉकडाउन के चलते अब मुझे 100 रुपए पे काम करना पड़ रहा है, तो कौन सी बेरोजगारी कही जाएगी? अर्थात जो मेरे 200 रुपए छीन करके मुझे 100 रुपए दे रही है। मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या स्वैच्छिक बेरोजगारी, यानी इसे हम कौन सी बेरोजगारी की संज्ञा देंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात जहां पर इसकी आवश्यकता भी नहीं है वहां पर इसको काम पे लगा दिया जाता और थोड़ी बहुत मजदूरी प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, 2004 में भारत के 150 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम शुरू किए गए। 150 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम शुरू किए गए। बाद में इस कार्यक्रम को निम्नलिखित कार्यक्रमों में सम्मिलित कर दिया गया। पहले राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, बाद में इसे कार्यक्रम को निम्नलिखित कार्यक्रमों में सम्मिलित कर दिया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या मनरेगा या प्रधानमंत्री रोजगार योजना या इनमें से कोई नहीं, किसमें इसको लगाया गया? तो ये करेक्ट आंसर है मनरेगा में इसको सम्मिलित कर दिया गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी किसमें? 150 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था, बाद में इसे मनरेगा में शामिल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई है? यानी शिवरामन समिति ने किसकी स्थापना के लिए अपना सजेशंस दिया था? नेफ्ट के लिए, नाबार्ड के लिए, सिडबी के लिए या सीबीडीटी के लिए? किसके लिए उन्होंने अपना प्रपोजल दिया था? तो वास्तव में शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है?
किस कानून को भारत में व्यापारिक कानून कहा जाता है? ठीक है, कॉमर्शियल एक्ट कहा जाता है। अनुबंध कानून, टोटर्स कानून, मजदूरी कानून या संपत्ति कानून, किसको कहा जाता है? तो ये है अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 21 निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को सभी राज्य सरकारों के राजस्व विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी कम से कम इतनी मजदूरी मिले। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ना तो आपका ए सही है क्योंकि ये अब तो चेंज हो चुका है, और ना ही बी सही है, अर्थात कोई भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, विशेष आर्थिक जोन के बैंक निम्नलिखित किस श्रेणी में आते हैं? जो विशेष आर्थिक जोन के बैंक होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बैंक होते हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं? अंतरराष्ट्रीय उनको बैंक कहते हैं कि घरेलू बैंक कहते हैं कि अपतटीय बैंक कहते हैं? जो समुद्र के किनारे बंदरगाह के पास होते हैं उन्हें अपतटीय बैंक कहते हैं या राष्ट्रीय बैंक कहते हैं? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो उसे सी श्रेणी के अंतर्गत यानी अपतटीय बैंक कहते हैं, क्योंकि समुद्र में माल जो जाता है या आता है तो उसे विशेष आर्थिक जोन के बैंक कहते हैं, जिन्हें हम अपतटीय बैंक के नाम से जानते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना किस स्तर पर हुई? केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई? जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर? किस स्तर पर हुई? तो याद रखना, सहकारी बैंकों की स्थापना जिला स्तर पर की गई। तो ये कुछ हमारे प्रमुख अर्थशास्त्र से संबंधित, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न थे, जिनकी उत्तर व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया। ये बीए के छात्र छात्राओं के लिए, वो भी जिनका पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्र, उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो कृपया आप इसे बहुत अधिक ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। सो मच, थैंक यू।